मतलब परागकणों का स्थानांतर। ठीक है, याद रखना लॉन्ग क्वेश्चन में ये कई बार पूछा गया सवाल है। अरे रुको रुको, स्किप करने से पहले पूरा वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। हाँ जी, आज के वीडियो में हम कराने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स। जो नहीं पढ़े हो तो आज ही पढ़ लो, कहीं देर ना हो जाए। तो जल्दी से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली, बाबूजान, सोना सबको कर दीजिए शेयर और लाइक करो। फटाफट से चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज 50 ऐसे टॉपिक्स देने वाले हैं जो परीक्षा में आपको दिलाएगा 70 में 70 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। तो अगर बात करें आपके 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो बार बार आपके परीक्षा में या तो एमसीक्यू के रूप में या तो शॉर्ट क्वेश्चंस या तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ ही जाता है, तो उसमें पहला है लघु बीजाणुधानी। ठीक है, परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है वो है लघु बीजाणुधानी की संरचना, लघु बीजाणुधानी की परतों के नाम, उनके परतों के कार्य, ऐसे करके क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते। तो अगर अभी तक आप इस टॉपिक को नहीं पढ़े हो तो आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। बहुत जल्दी इन 50 टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आने वाले, लेकिन कब? जब इस वीडियो पर हो जाएगा 50,000 व्यूज। ठीक है, तो शेयर कर देना। 50,000 व्यूज होते ही इन 50 टॉपिक को हम कवर करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। तो अभी टॉपिक्स पर आते हैं। पहला टॉपिक है लघु बीजाणुधानी, जो 16 से लेकर 25 यानी हर साल ही या तो एमसीक्यू या तो शॉर्ट क्वेश्चन या तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा। दूसरे टॉपिक का नाम है लघु बीजाणु जनन, यानी परागकण का निर्माण कैसे होता है, परागकण बनता कैसे है। फिर तीसरा हमारा है परागकण की संरचना, परागकण दिखता कैसा है, उसके क्या उपयोग है, उसके क्या भाग है, उसके परतों के क्या नाम है। इससे आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव तो 100% दिखने वाला है। चौथे टॉपिक का नाम है गुरु बीजाणुधानी की संरचना, यानी बीजांड की संरचना, जो हर बार परीक्षा में आता है। पांचवें नंबर पर है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, इस पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास असंग जनन, असंग जनन जिसका मतलब है बिना निषेचन के बीज का बनना। ये आपके टिप्पणियों में या शॉर्ट क्वेश्चंस में हर साल आ रहा है और इस पर ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि बताइए वो कौन सा पौधा है जो असंग जनन का इस्तेमाल करता है, फिर जिसमें बिना निषेचन के ही बीज बन जाता है। इसका आंसर होगा एस्ट्रेसिया एवं घास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिषेक फलन, अनिषेक फलन किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है। अगला है दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और कई बार दोहरा निषेचन पर एमसीक्यू देखा गया है कि आपका भ्रूण कैसे बनता है, भ्रूणपोष कैसे बनता है, संलयन क्या है, त्रिसंलयन क्या है, ऐसे करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनने वाले हैं। बढ़ते हैं 50 टॉपिक में। अब हम अपने नवे टॉपिक पर जो है बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता पर आपको डेफिनेशन मिलेगा परागण, परागण मतलब परागकणों का स्थानांतरण, इसमें आपके स्वपरागण, परपरागण, परपरागण के प्रकार, या फिर कई बार दे देता है कि कीट परागण के एग्जांपल दीजिए, सेल्विया में परागण कैसे होता है, कमल में परागण कैसे होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। 11वें नंबर पर है एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आधा से ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, याद रखना लॉन्ग क्वेश्चन में ये कई बार पूछा गया सवाल है। अगले सवाल पर आ जाए तो 13वें नंबर पर है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, आखिर शुक्राणु बनता कैसे है, अंडाणु कैसे बनता है, मासिक चक्र क्या है और निषेचन क्या है। ये अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में से एक है कि शुक्राणु की संरचना बताइए, शुक्राणु बनता कैसे है, अंडाणु की संरचना बताइए और महिला में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, मासिक चक्र में कौन कौन से हार्मोन मदद करते हैं, मासिक चक्र में दिनों को कैसे बांटते हैं, अंडोत्सर्गीय अवस्था क्या है, पुट की अवस्था क्या है। इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है, मनुष्य में निषेचन कैसे होता है, अंतः निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन क्या है, इस पर भी आपको हर साल एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, यानी टॉपिक नंबर 17 अपरा, अपरा की संरचना, अपरा से निकलने वाले हार्मोन्स, इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अपरा के कार्य, अपरा किस तरह से मनुष्य में पाया जाता है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। अब बात करते
करते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में जो बार बार आता है वो है नर और मादा जनन तंत्र की संरचना। तो अगर अभी तक आपका नर और मादा जनन तंत्र तैयार नहीं है तुरंत तैयार करिए, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाला सवाल में से एक है। ठीक है, 20वें नंबर पर है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है? 21वें नंबर पर है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन क्या है? 22वें नंबर पर है एमटीपी। एमटीपी जिसका पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 23वें नंबर पर है आईवीएफ तकनीक। आईवीएफ क्या है? कैसे एक बंद दंपत्ति संतान उत्पन्न कर सकता है? इसमें जिफ्ट, गिफ्ट, आपका आईसीएसआई, आईयूटी, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे नॉर्मल सवाल है। सैरोगेट मदर, ये सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी जिसपे आपका शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बनता है। एमटीपी का पूरा नाम कभी कभी पूछता है। एमटीपी एक्ट कब आया था ये पूछता है। एमटीपी क्या है? एमटीपी कब कराना हमारे लिए सुरक्षित माना जाएगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। परिवार नियोजन में आपकी विधियों को पूछता है। बाधा विधि क्या है? स्थायी विधि क्या है? अस्थायी विधि क्या है? गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कब करते हैं? इस तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इनसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर अपूर्ण प्रभाविता। ये आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद है सह प्रभाविता, फिर है हमारा बहु प्रभाविता। मेंडल के नियम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंडल के नियम में ज्यादातर आप लोगों से पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पूछता है, तो आपको तैयार रहना है। सवाल आएगा मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? सवाल आएगा कि आखिर मेंडल का प्रयोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना सफल रहा? ठीक है, अगला है मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? मधुमक्खी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? ये सवाल कई बार आया हुआ है। लिंग संलग्न वंशागति पे क्वेश्चन आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं? इसके उपयोग क्या है, कैसे करते हैं? इसमें आपका कई बार एगारोज जेल के बारे में पूछता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के बारे में पूछता है। डीएनए हम किससे किससे प्राप्त करते हैं, इस पर इस तरह से आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में होने वाले गुणसूत्रीय विकार, जैसे आपका टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनको कर लेना है तैयार। आइए अगला सवाल है बच्चा, मानव जीनोम परियोजना क्या है? इसके लाभ बताने के लिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं? जेनेटिक कोड क्या है? आपको ये तैयार कर लेना है कि जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, आपको इसे भी तैयार कर लेना है। इसकी विशेषताएं क्या है ये भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारे पास अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन की क्रियाविधि बताइए। ट्रांसक्रिप्शन में कौन से एंजाइम मदद करते हैं? एमआरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम मदद करता है? आरआरएनए कैसे बनता है? हमारे आरएनए बनते कहां पर है? डीएनए कौन से एंजाइम की मदद से आरएनए का निर्माण करता है? इस तरह से एमसीक्यू आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पर वॉटसन एवं क्रिक का सिद्धांत, जो उन्होंने डीएनए के बारे में बताया था, आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। जीवन की उत्पत्ति को लेकर बिग बैंग परिकल्पना, ये कई बार परीक्षा में आया है। मिलर का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलर के प्रयोग में पूछा जाता है कि उन्होंने कौन कौन से रसायन लिए थे, किस अनुपात में लिए थे, लास्ट में उनको निष्कर्ष में क्या मिला। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लैमार्कवाद और डार्विनवाद। लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बीच में ज्यादातर अंतर दे देता है, या दे देगा कि बताइए आपका प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, वंशागति का उपार्जित सिद्धांत किसने दिया, अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता की सिद्धांत किसने दी। इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है। 40वें नंबर पर है आधुनिक मानव। देखो कई बार क्वेश्चन आएगा कि बताइए निएंडरथल मानव के कुछ गुण बताइए, या फिर आपको देगा क्रो मैग्नोन मानव के गुण बताइए, आधुनिक मानव के गुण बताइए। तो आपको इन्हीं मनुष्यों के बारे में 4 गुण, ज्यादा नहीं 4 पॉइंट्स तो आपको याद होने चाहिए, जो बहुत जरूरी है, जिनसे एक ना एक सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव तो 100% आने वाला है, तो आपको तैयार रहना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 41 की बात करें तो मलेरिया के कारक क्या है, मलेरिया के लक्षण क्या है, यानी मलेरिया किसके वजह से होता है, मलेरिया फैलाने वाले कौन सा मच्छर है। ठीक है, मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ के क्या क्या नाम है, हम इनसे बचे कैसे, ये हमारे शरीर में आकर क्या करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि मलेरिया का जीवन चक्र बताइए, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। टीका का टीकाकरण, कई बार टीकाकरण पे क्वेश्चन आता है। प्रतिजैविक औषधि पर क्वेश्चन आता है कि प्रतिजैविक औषधि क्या है। कैंसर रोग के क्या कारण है, क्या लक्षण है, कैसे हम कैंसर से बच सकते हैं, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है।
अल्कोहल के कुप्रभाव, अल्कोहल जो लोग दारू शराब पीते हैं उसके क्या क्या हानिकारक चीजें हैं, क्या क्या कुप्रभाव है, उनको रोका कैसे जाए, उसका उपचार कैसे किया जाए, इस पर भी कई बार सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है कि दही का निर्माण कैसे होता है, या फिर कौन सा पनीर किस चीज से बनता है, किस बैक्टीरिया की वजह से बनता है। ठीक है, ब्रेड का निर्माण कैसे होता है, कौन से कवक से होता है, आपका रोटी फुलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इडली डोसा बनाने के लिए या टोडी बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 47 टॉपिक का नाम है बायोगैस, यानी हम जीवों से कैसे जैव ईंधन यानी बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिबंधन एंजाइम, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, कैसे प्राप्त होता है, कितने प्रकार का है और ये किस तरह से काम करता है, इस पर भी कई बार परीक्षा में सवाल